हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। यहाँ हम आपको फ़िलहाल तो सीआरपीसी पढ़ाने जा रहे हैं। सीआरपीसी के होल सीरीज़ लाएंगे, पूरे के पूरे चैप्टर सेक्शन को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ इस चैनल में आपको जो भी और भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं और केस लॉज हैं, जो बच्चों को केस लॉस ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे केस लॉज और उसके फैक्ट क्या जजमेंट है आपको यहाँ लेकर के आएंगे। तो आप और भी सब्जेक्ट हैं जो आपको जो लॉ स्टूडेंट है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लॉ करने वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब मान के चलिए जो नॉर्मल पर्सन होते हैं भाई, उनको क्या ही करना, उनको क्या करेंगे जानकारी करके, पर उनको भी आप शेयर करिए जो नॉर्मल राइट्स हैं, जो भी जानकारी है जो अपने बारे में। भाई अगर हम जेल जा रहे हैं, हम जेल तो चले गए, मान के चलिए 6 महीने बंद हैं और हमें 24 घंटे में बेल मिल सकती थी, हम पता चले सालों भर जेल में ही हैं। तो ये सब हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप उन सबको भी शेयर करें। और मेरा नाम पूजा चौधरी है, मैं आपको सीआरपीसी के होल चैप्टर्स पढ़ाने जा रही हूँ। सीआरपीसी, जिसे हम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बोलते हैं। पहले इसे किसने ड्राफ्ट किया? थॉमस बैबिंगटन मैकुले जी ने इसे ड्राफ्ट किया था। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अब कुछ लोग बच्चों को मालूम होगा कि प्रोसीजरल लॉ क्या है। प्रोसीजरल लॉ मतलब क्या, आपको यहाँ पढ़ रहे होगे तो लिखा होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, जो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे जेल होगी, कैसे रिहाई होगी, कैसे बेल मिलेगी, किन ऑफेंस पे बेल नहीं मिलेगी, सब कुछ ये प्रोसीजर हमें बताता है। इसी को ही हम प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। अगर जो भी बच्चे हैं जो पहले भी पढ़ चुके हैं, वो भी अगर मेरा ये लेक्चर देखते हैं तो उन्हें भी लगेगा भाई मैंने मैंने पहले क्यों वीडियोस नहीं देखे, क्यों मैंने पहले नहीं बनाए। तो फ़िलहाल आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें, आपको सिर्फ एक बार में ही ये सब के सब समझ में आ जाएंगे। हो सके तो आप लोग बेयर एक्ट ले करके बैठो। बेयर एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बेयर एक्ट नहीं होगी, इस चीज़ को पढ़ना बहुत ही टफ भी है और बेकार भी है। अब बेयर एक्ट होगी तो आप आराम से समझ सकते हो। अब मैंने जैसे बता रही हूँ, आप उसको सिर्फ पॉइंटर में पहले बार आप सुनना, ठीक है। सुनने के बाद सेकंड बार वीडियो चलाना, उसके बाद जो मैं नॉर्मल पॉइंटर्स बताऊंगी आप उसको नोट करना। जब आप थर्ड बार देखोगे आपको ना लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना रटने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ को भी करने की ज़रूरत, आपको सब कुछ आसानी से आ जाएगा। अब इसको ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है। इसमें टोटल 37 चैप्टर्स हैं। फोर 84 सेक्शंस हैं। और इसके पीछे आप जब बेयर एक्ट के पीछे देखोगे तो 2 शेड्यूल दिए हैं। पहला जो शेड्यूल है आप जब देखोगे उसमें वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस और दूसरा है फॉर्म्स फॉर्मेट। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है, आप जब देखोगे उसमें दिया हुआ है जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से हैं, बेलेबल कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से हैं। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो उसमें दिया हुआ है कि आप जब देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है फॉर्मेट। अब मान के चलिए हम अथॉरिटी हैं, हमें किसी को पर्सन को समन भेजना था, आप समन कैसे भेजेंगे? तो वो पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि ये भाई फॉर्म है, आप लो इस पैटर्न में दो, आपको समन भेजा जाएगा। तो उसमें फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको 3 बार अमेंड किया जा चुका है। एक बार 2018 में, 2000
2015 में और एक 2013 में। 3 बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अब बात की जाए जैसे कि ये किस लिस्ट में आता है। लिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे शेड्यूल 7 है, उसमें लिस्ट दे रखी है, 3 लिस्ट दे रखी हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट है जो उसमें जो यूनियन जो सेंट्रल का है वो सब उसके लॉज बनाएंगे। स्टेट लिस्ट है, उसमें जो स्टेट की चीज़ हैं, रूल हैं, जो भी रेगुलेशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है? तो कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल दोनों ही एक साथ लॉज बना सकते हैं, जो दोनों ही अपने अपने लॉज एक साथ बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो पर अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। अगर मान के चलिए कभी स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज़ पे 2 लॉ बना दिए तो किसकी मानी जाएगी? मानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जाएगी। अब इसका आप सेक्शन 1 खोलिए। अच्छा, मैं आपको ये जो मैंने अभी ऊपर आपको प्रोसीजर के बारे में बताया उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि अब मैंने बोला कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है तो इसमें प्रोसीजर बताया जाता है। अब मैंने ये तो नहीं बताया कि कौन से किस चीज़ का प्रोसीजर बताया जाएगा। तो जब अगर आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में क्या लिखा है कि भाई ये ऑफेंस है, इस ऑफेंस की इतनी सज़ा है, इसकी पनिशमेंट होगी, ये चीज़ें होंगी। तो ये जो इसमें तो सिर्फ यही लिखा कि भाई ये थेफ्ट है, थेफ्ट की डेफिनेशन ये है, ये इसकी नेक्स्ट सेक्शन में दिया होगा, इसकी पनिशमेंट इतने साल की सज़ा है, इतना जुर्माना है। तो अब इससे तो हम कहीं हमारा कुछ भला तो नहीं हो जा रहा है लिख देने से, उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी में कि हाँ ये 3 साल की सज़ा है, तो ये 3 साल की सज़ा कैसे दिया जाएगा तो क्या फॉर्मेट होगा वो सीआरपीसी बताता है। अब आप खोल लीजिए सेक्शन 1। बेयर एक्ट ज़रूर से ज़रूर ले लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीआरपीसी एक इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मतलब हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो जो भी पीसीएस-जे के लिए, क्लैट पीजी या किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बेयर एक्ट एज यूजुअल फिर से ले लीजिएगा। चलिए फर्स्ट सेक्शन खोलिएगा तो उसमें लिखा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973 लिखा हुआ है, यही इसको पूरा नाम इसका बोला जाता है। अब ये एक्सटेंड कहाँ होता है? अगर आपके पास पुरानी बेयर एक्ट हो तो उसे एक्सचेंज मार दीजिए, न्यू ले लीजिएगा, क्योंकि अब पहले ये जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई होता था, अब वो जम्मू कश्मीर क्या पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है सीआरपीसी। और इसमें प्रोविज़न है, उसमें बोला जाता है 8, 10 और 11 जो इस सीआरपीसी का 8, 10, 11 चैप्टर है उसे छोड़ करके स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइब्यूनल एरियाज़ इनमें सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अब जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या अदर, इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखोगे इसमें लिखा है टू द ट्राइबल एरियाज़। अब ट्राइबल एरियाज़ क्या होंगे, कौन होंगे? तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल देखेंगे, उसका पैरा 20 वो सब बताता है कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ होंगे और ये सब प्रेसिडेंट बताते हैं। अब यहाँ पूरी सीआरपीसी तो लागू नहीं होगी, साफ लिखा है, ये कुछ सेक्शन कुछ चैप्टर छोड़ करके 8, 10, 11। तो मगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो 3 सिचुएशन है, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन उन कुछ जो भी लॉज को वो अप्लाई कर सकती है। तो एक केस था
चुंग वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड। इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया गया था कि भाई इन चैप्टर्स को छोड़ करके 10, 8, 11 को छोड़ करके पूरी CRPC अप्लाई नहीं होगी। तो इस चीज़ में देखा गया, चेक किया गया, तो इसमें बोला गया कि हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है, प्रोविज़न बिल्कुल सही है, इसमें नहीं अप्लाई होना चाहिए। तो इस चीज़ को वैलिड किया गया। अब इसमें जो थर्ड है क्लॉज, उसमें इसमें इट शैल कम इन फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। मैंने बताया इसकी एनफोर्समेंट डेज 1974 है। अब आप आइए सेकंड सेक्शन में, जिसमें हर मैक्स टू मैक्स एक्ट में सेकंड जो सेक्शन होता है वो इंटरप्रिटेशन डेफिनेशन क्लॉज ही होता है। तो आ जाइए फर्स्ट डेफिनेशन पे। फर्स्ट डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस। इसी में बेलेबल के साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है नॉन बेलेबल। अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस मैंने बताया आपके पास जो इसके पीछे बुक पे के पीछे फर्स्ट शेड्यूल दे रखा है, उसमें कुछ ऑफेंस को डिफ़ाइन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस लिखा हुआ है। तो उसमें बेलेबल ऑफेंस को भी डिफ़ाइन किया गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी डिफ़ाइन किया। तो इसमें यही लिखा है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं या किसी और अदर लॉ में भी लिखा हुआ है कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस है, तो वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। और उसी में आगे लिखा है नॉन बेलेबल वो ऑफेंस है जो बेलेबल ऑफेंस हैं उनको छोड़ करके जो हुए वो नॉन बेलेबल हुए। अब इससे तो आपको ये बेलेबल ऑफेंस क्या है तो ये तो समझ नहीं आया होगा। तो बेलेबल ऑफेंस क्या है? नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो ऐसे ऑफेंस जो नॉर्मल ऑफेंस है, अगर आपने कोई ऐसे छोटा मोटा कोई भी ऑफेंस कर दिया जिसकी कुछ मान के चलिए ट्रैफिक रूल तोड़ दिया या कोई भी ऑफेंस ऐसे कर दिया, तो उसमें आपको 3-4 साल के लिए जेल तो नहीं कर दी जाएगी। अगर आपको किसी भी छोटे मोटे ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया गया तो आप बेल एज अ राइट क्लेम कर सकते हो। आप पुलिस या मजिस्ट्रेट दोनों में ही आप बेल एज अ राइट क्लेम कर सकते हो। अगर मान के चलिए ऐसे बेलेबल ऑफेंस है तो आप पुलिस स्टेशन में ही बेल बॉन्ड भर के आप रिहा हो सकते हैं, वरना ये कोर्ट तो हमारे पास मजिस्ट्रेट तो होता ही है कि हम अपना बेल बॉन्ड भरें और बेल ले लें। पर अगर बात की जाए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस जिन्हें मतलब कि जो हीनियस क्राइम करते हैं, जिसमें हम मान के चलिए थेफ्ट किया, थेफ्ट के साथ मर्डर भी कर दिया, भाई ये तो बहुत हीनियस क्राइम हो गया ना। तो इसमें हम बेल एज अ राइट क्लेम करेंगे भी तो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। पर इस चीज़ का भी राइट होता है कि हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया कि हम बेल ले सकते हैं अगर नॉन बेलेबल है तो भी। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें एज अ राइट लेते हैं बेलेबल में, और नॉन बेलेबल में हम सिर्फ बेल लेते हैं, एज अ राइट बेल नहीं लेते हैं। अब आइए बी में चार्ज। अब चार्ज में आप देखेंगे लिखा हुआ है चार्ज includes any head of charge when the charge contain more head one। अगर आप चार्ज की फ़िलहाल डेफिनेशन सेक्शन 211 में है, आप देखोगे तो उसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी और इसमें हेड ऑफ चार्जेस का बताया है। अब हेड ऑफ चार्जेस क्या हुआ है? मान के चलिए आपने थेफ्ट किया, थेफ्ट के साथ साथ मर्डर भी कर दिया, मान के चलिए ग्रीवियस हर्ट कर दिया या कोई भी प्रॉब्लम कर दी एक्स्ट्रा, तो इसमें ग्रीवियस हर्ट का भी लगेगा, मर्डर का भी लगेगा, थेफ्ट का भी लगेगा। तो इसका अलग अलग तो नहीं लिखेंगे ना कि भाई इस कॉपी में ये लिख दिया कि भाई इसने थेफ्ट किया, इसमें लिख दिया कि ग्रीवियस हर्ट किया, इसमें लिख दिया कि मर्डर कर दिया। पर इन सब को इकट्ठा करके एक साथ चार्ज बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम हेड ऑफ चार्जेस। अगर आपको
थोड़ी भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम, या फिर कमेंट कर देंगे। अगर इम्पोर्टेंट लगा या कुछ भी ज़्यादा समझाने वाला होगा हम इसके लिए एक वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आप डेफिनेशन देखोगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसकी भी डेफिनेशन फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है, या अदर लॉज में लिखा हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है, ऐसे ऑफेंसेस जो कि हीनियस हैं, जिनकी सज़ा 2 साल से 3 साल से ज़्यादा की हो, उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कुछ 2 ईयर से ज़्यादा किए कोई भी ऐसा ऑफेंस आप करते हो जो या फिर आईपीसी में दिया या किसी भी अदर लॉज में लिखा हुआ है, तो आप वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे तो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसी में नॉन कॉग्निजेबल भी होता है जो कि आगे डेफिनेशन में दिया हुआ है। जैसे कि बेलेबल था, बेलेबल में तो दोनों डेफिनेशन एक साथ बता दी गई कि भाई बेलेबल है और नॉन बेलेबल है, लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी आगे डेफिनेशन है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन कंप्लेंट, डी। अब कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट पहली बात आप ये समझिए, कंप्लेंट हम पुलिस में नहीं जाके देते हैं, हम हमेशा कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के पास जाती है। अब मान के चलिए मैं गई कंप्लेंट लेकर के, अब मैं ओरली भी दे सकती हूँ, रिटर्न भी दे सकती हूँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। अब मान के चलिए मैं कोई भी पर्सन गया कंप्लेंट देने, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो भाई वो लिखने वरने का कर नहीं सकता है, या कोई भी इशू हो वहाँ लिखने वाला कोई प्रेजेंट ना हो या कुछ भी, तो आप ओरली भी दे सकते हो। और अगर मान के चलिए कोई ऑफेंस ऐसा हो गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चोरी हो गया, अब मुझे मालूम नहीं है कि उस पर्सन ने चोरी किया, किस पर्सन ने चोरी किया है, तो वो पर्सन चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, हम दोनों के खिलाफ ही कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे हमें वो उस पर्सन के बारे में जानकारी हो या जानकारी ना हो। और इसमें आगे देखोगे आप लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। इस जो कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट में कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाता है। और आगे आप देखोगे एक्सप्लेनेशन दिया है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, अब मान के चलिए पुलिस स्टेशन कोई पहुंचा, अब पुलिस स्टेशन में उसने एफआईआर लिखवा दी कि भाई ये ऑफेंस हुआ है, ऐसा ऐसा है, तो देखा, तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, जानकारी की कि देखा, पता चला कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में हमेशा मजिस्ट्रेट करता है। तो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने जिसने एफआईआर लिखी है, वो मजिस्ट्रेट के पास से रिपोर्ट को भेजेगा, तो वो जो रिपोर्ट होगी उसे पुलिस रिपोर्ट नहीं माना जाएगा, उसे माना जाएगा कंप्लेंट। और जो पुलिस होगा उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात इस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब इसने लिखा, अब नेक्स्ट देखेंगे ई, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसे जनरली आप जानते हो हर स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में होती है। और इसमें अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे, उसमें लिखा हुआ है हाई in relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके हाई कोर्ट सबसे बड़ी अपीलेट अथॉरिटी होती है क्रिमिनल केसेस के लिए। सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट में लिखा है इंडिया। अब इंडिया जो कि ये कोर्ट जहाँ तक के एक्सटेंड होता है, कहाँ तक के अप्लाई होता है, जैसे होल इंडिया में होता है, वो पूरी इंडिया हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे जी। जी में लिखा हुआ है इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या है? अब इंक्वायरी
क्या पुलिस कर सकती है? पुलिस इंक्वायरी नहीं कर सकती है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराते हैं, मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी करते हैं। पुलिस को या फिर वो पुलिस को दे सकते हैं कि भाई ऑर्डर की आप इंक्वायरी कर लो या कुछ भी, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है अदर देन ट्रायल। अब इसका क्या मतलब है? जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी तो पहला पार्ट है ना, फिर ट्रायल आता है। पहले इंक्वायरी होती है, उसके बाद ट्रायल आता है। अदर देन ट्रायल, जब इंक्वायरी ख़त्म होती है उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है और इसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट कराती है। नेक्स्ट देखोगे आप एच, जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या है? अब इन्वेस्टिगेशन अगर आप सोचोगे, पहले आप सोच लेना कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। पिक्चरों में देखते होगे ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन जनरली माना जाता है जो भी ऑफेंस हुआ है उसमें जो एविडेंस हैं उनको कैसे कलेक्ट करना, उनको रखना, इस सब को इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। और जो कि पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करती है, इंक्वायरी कौन करता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे आई, जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग सिंपल वही है जो अगर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी एविडेंस ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी ले रहे हैं, तो उसको लीगली वे में लेंगे, उसे ओथ से लेंगे। कोई भी एविडेंस ले रहे हो आप, उसे ओथ के थ्रू लोगे, उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, आप देखेंगे लोकल जुरिस्डिक्शन। अब लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पहली बात तो आप ये जान लें, लोकल जुरिस्डिक्शन हमेशा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जुरिस्डिक्शन को बता दिया। अब मजिस्ट्रेट है, मान के चलिए मैं मजिस्ट्रेट हूँ, अब मैं क्या पूरा इंडिया देखूँगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ की स्टेट गवर्नमेंट एक जुरिस्डिक्शन, एक एरिया बता देता है कि यहाँ तक आपका जुरिस्डिक्शन है, आप यहाँ तक के सारे केसेस देख सकते हैं, आप ये सब इतना आपकी टेरिटरी, भाई अपना इतना काम करना है यहाँ तक। अब अगर ये बात अभी जैसे कोर्ट और मजिस्ट्रेट है, उसी में मेट्रोपॉलिटन, अगर नेक्स्ट डेफिनेशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? कुछ लोगों को लगता है जहाँ ट्रेन है, जहाँ मेट्रो सिटी है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। फ़िलहाल जो इस बुक में लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन कौन होते हैं, कौन से एरिया होते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होते हैं जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो चुकी हो, वो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया में आते हैं। कि भाई वो मेट्रोपॉलिटन एरिया, आज के टाइम में तो काफ़ी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे आप है, अब आ गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एल में लिखा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल। अब नॉन कॉग्निजेबल, जैसे कि मैंने बताया, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें सज़ा बहुत 2 साल से ज़्यादा की होती है, हीनियस क्राइम्स वाले होते हैं। पर नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जिनकी कम सज़ा होती है, वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है हुए। इसमें पुलिस कभी भी विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट कर सकती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, दोनों में यही फ़र्क है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस हमेशा विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, पर नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती है। एम में लिखा है नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन मान के चले गवर्नमेंट ने कहा कि इस मजिस्ट्रेट की इतनी लोकल जुरिस्डिक्शन है, तो इसको अब गवर्नमेंट ने बोल दिया ये कहाँ से आएगा, तो उसे एक ऑफिशियल गैजेट है उससे पब्लिश किया जाएगा, वो जो पब्लिकेशन पब्लिश कर रहे हैं वो चीज़ हमारी नोटिफिकेशन होगी, उसी को हम नोटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एन, ऑफेंस। ऑफेंस क्या है? सब कुछ पढ़ लिया पर ऑफेंस क्या है वही नहीं मालूम है। तो इसमें लिखा हुआ है मीन्स, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई एक्ट, ओमिशन
made published punishable by any law for time being enforced include any act respect of which complaint may be made under section 20 of cattle trespass act 1871। कोई भी एक्ट ओमिशन जो किसी भी लॉ में लिखा हुआ है कि ये पनिशेबल है, वो हमारा ऑफेंस होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये लिखा हुआ है, आईपीसी में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को 4 थप्पड़ मार दिए तो वो ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस है, तो इसी को ऑफेंस ही कहा जाएगा, चाहे आईपीसी हो या अदर किसी लॉ में लिखा हो। और इसमें एक और ये सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट में जो लिखा है वो सारे ही एक्ट और ओमिशन जो इसमें ऑफेंस बताया है वो सब ऑफेंस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आप, एन नहीं ओ, एन तो हो गया है। ओ में लिखा है ऑफिसर इंचार्ज। अब पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा? अगर मान के चलिए पुलिस स्टेशन में एक अपॉइंट कर दिया गया ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है। अब किसी भी रीजन वश मान के चलिए बीमार पड़ गया या किसी भी रीजन के कारण वो अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पाया, एब्सेंट हो गया, तब ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा? तो इसी में और बताते हैं, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, जो भी कांस्टेबल के रैंक से अबव हैं उस ऑफिसर इंचार्ज के नीचे वाले सबऑर्डिनेट, वो उन्हें हम पुलिस इंचार्ज बोला जाएगा। या फिर कोई गवर्नमेंट है, इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन पी, प्लेस। प्लेस क्या है? प्लेस में एक सिंपल सी लाइन दे रखी है, क्या है? प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ये सब हमारे प्लेस हो गए। नेक्स्ट क्यू, क्यू में लिखा है प्लीडर। अब प्लीडर तो आप सुने होंगे, आगे से में दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूशन। प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूशन में अगर आपको डिफरेंस नहीं मालूम है तो खैर मैं बता देती हूँ। अब प्लीडर क्या है, पहले प्लीडर जान लो। अब प्लीडर दोनों हैं वकील ही, लेकिन फ़र्क बस इतना है, प्लीडर जैसे हम कोई भी पार्टी है वो अपना वकील अपॉइंट करेगी, बेशक करेगी, भाई केस लड़ना है कुछ भी करना है तो प्लीडर तो अपॉइंट करेगी ही करेगी। तो ये प्राइवेट वकील, सिंपल वर्ड यही कहेंगे, कोई भी प्राइवेट वकील जो प्राइवेट पर्सन ऐसे ही अपॉइंट करता है वो प्लीडर हो गया। आगे मैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन के बारे में बताऊंगी, दूसरे एडवोकेट के बारे में। उसके बाद दिया है पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होगी? इसमें साफ लिखा है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73, जो भी पुलिस रिपोर्ट हम भेजते हैं मजिस्ट्रेट के पास, जो पुलिस ऑफिसर होता है भेजता है पुलिस रिपोर्ट को, वो सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजती है, वही पुलिस रिपोर्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट लिखा है प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब मीन्स, देखिए प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस कोड, जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वही प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रखो ना रखो, लेकिन इसमें जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैक्स टू मैक्स आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, किस सेक्शन में है, किस क्लॉज में है, किस उसमें है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। मैक्स डेफिनेशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब आ गया यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अब कोई भी गवर्नमेंट अपना, अब मान के चलिए हम तो प्राइवेट पर्सन है, हमने अपना अपॉइंट कर लिया है, अब कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो सोशल मतलब कि पूरा सोसाइटी हार्म कर रहा है, तो उसको लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, इसके स्टेट गवर्नमेंट अपना एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखते हैं। सिंपल वर्ड आप जानते होंगे, सरकारी वकील। आप कुछ मत समझो, बस सीधे यही जान लो, सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स सरकारी वकील। आगे इसके बारे में कुछ समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक है, सबको मालूम होता है। नेक्स्ट है सब डिवीज़न। अब सब डिवीज़न मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट।
अब डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ और डिस्ट्रिक्ट को अब मान के चलिए अब पूरा होल इंडिया है, उसको कुछ कुछ स्टेट्स में बांटा है, कुछ कुछ टेरिटरी में बांटा है, क्योंकि एक साथ तो नहीं सब कुछ चलाया जा सकता ना, उसको कुछ कुछ डिवीज़न में बांटा जाता है। तो उसी तरह स्टेट को भी डिवीज़न में बांटा जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है समन केस। अब समन केस क्या है? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग वारंट। इसमें तो सिंपल यही लिखा है, जो वारंट केस नहीं है वो समन केस के है। अब वारंट केस क्या है? इसके नीचे वारंट केस दिया हुआ है नेक्स्ट डेफिनेशन में, तो वो मैं अभी फर्दर आपको बताऊंगी। पहले नेक्स्ट डेफिनेशन है विक्टिम। ये WA में दिया है, आपको पता चल रहा होगा WA लिखा है, यानी इसको बाद में ऐड किया गया है। तो ये 2009 में इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेयर एक्ट में ऐसे इसको साइड में ऐसे लिख लीजिएगा कि भाई 2009 में इसको ऐड किया गया था। अब विक्टिम कौन है? अब कोई भी किसी भी ऑफेंस से, किसी भी चीज़ से अगर उस पर्सन को, जिस पर्सन को इंजरी हुई है, लॉस हुआ है कि उस किसी पर्सन के एक्ट या ओमेशन से, वो विक्टिम हुआ। अब मान के चलिए किसी भी रीजन बस विक्टिम रहा ही नहीं, तो कौन होगा विक्टिम? तो उसके गार्जियन और लीगल हेयर्स होंगे उसके विक्टिम, उसे विक्टिम बोला जाएगा। अब आ गया है एक्स वारंट केस। अब वारंट, अभी समन में आपने देखा था, समन की उसमें W में समन केसेस लिखा हुआ था और कि लिखा था जो भी वारंट केसेस हैं उसको छोड़ करके सब समन केसेस हो जाएंगे। अब वारंट केस क्या होता है? वारंट केस वो है जिसमें 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होती है, या डेथ पनिशमेंट होती है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। ये सब आते हैं वारंट केस में। अब आप समझ रहे होंगे, इतने ज़्यादा 2 साल से ऊपर के अगर वारंट केसेस हैं तो 2 साल से कम के छोटे मोटे समन केसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है वाई। इसमें लिखा है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड हैविंग द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू टर्म इन दैट कोड। अगर मान के चलिए इतनी तो डेफिनेशन दे दी गई हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि सारी डेफिनेशन इसमें कवर हो गई हैं। तो इसमें लिखा हुआ इस लास्ट सेक्शन में सब क्लॉज में कि अगर कोई भी ऐसी डेफिनेशन जो इस एक्ट में नहीं दे रखी हैं, नहीं मिल रही है या कोई भी है, तो आप IPC लें। IPC में सारी डेफिनेशंस डिफाइन हैं, आप IPC को प्रेफर कर सकते हैं। ये सेक्शन ख़त्म हो गया। जो सेक्शन 3 है वो बिल्कुल मतलब ख़राब है, उसको कोई भी पूछा नहीं जाता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आज तक किसी भी जगह पूछा नहीं गया। आप सिर्फ सिंपल सा सेक्शन रट लेना बहुत है। सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 बोला है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द पीनल कोड एंड अदर लॉ। कोई भी IPC के लॉज हैं, इंडियन पिनल कोड के लॉज हैं, कोई भी या अदर लॉ हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा, वो CRPC के अंदर होगा, CRPC के तहत होगा। ठीक। अब सेक्शन 5 देखेंगे सेविंग। अब इतना दे दिया है कि भाई जितने भी IPC के सेक्शन होंगे, जितनी भी अदर लॉज होंगे, वो CRPC डील करेगा। लेकिन कुछ सेविंग क्लॉज भी तो होने चाहिए कि मान लीजिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे CRPC नहीं, कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो CRPC से नहीं डील किया जा सकते हैं। तो उसमें से इसमें लिखा है सेविंग क्लॉज में ऐसे कोई भी स्पेशल लॉज, स्पेशल प्रोसीजर्स, लोकल लॉज जिनमें खुद उसमें लिखा हुआ कि भाई ये ऐसे प्रोसीजर होगा, ये ऐसे करेगा, तो इन लॉज में CRPC को अप्लाई नहीं करा जाएगा। अगर आपको इस जितना भी मैंने पढ़ाया कोई भी छोटी से छोटी भी इंक्वायरी हो तो आप मैसेज करना,
कमेंट करना। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक पे अपना नीचे लिंक दे दिया है, आप उस पर कर दीजिएगा, आपको यहाँ बता दिया जाएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको सारे केस लॉज आपको पर डे पे मैं कम से कम 3 से 4 केसेस तो ज़रूर से ज़रूर लाऊंगी। तो आप जो स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो मतलब अपना बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी केस लॉज हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं आपके पास डायरेक्टली आ जाएं और आप चेक कर सको। क्योंकि केस लॉज तो भाई हम अपने कॉलेज टाइम में तो केस लॉज ढूंढते ढूंढते आधे हो गए, तो इसलिए हम सिर्फ मेनली हर एक केस लॉस को हर एक सब्जेक्ट वाइज लेकर के आएंगे। तो आप इसको सबको फॉलो करें। थैंक यू। सब्सक्राइब।